हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श आईएएस एकेडमी पर। तो आज फिर से हम 30 नए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए आपके अपकमिंग एग्जाम एमपी टेट या राजस्थान टेट, यूपी टेट, सी टेट, DSSB जितने भी टीचिंग एग्जाम है जहां पर सीडीपी का क्वेश्चन पूछा जाता है, सीडीपी के क्वेश्चंस रहते हैं, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस सेशन को प्लीज लास्ट तक जरूर देखा करिए, ओके। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाए जो कोई भी क्लासेस होती है, क्योंकि ईवीएस वगैरह की क्लासेस भी आपको मिल जाती हैं यहाँ पर, ओके। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। और अगर आपको सेशन पसंद आता है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा, ओके। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा भाई राइट आंसर क्या होगा। और इजी सा क्वेश्चन है फर्स्ट आपके सामने, है ना, जल्दी से आंसर कर दो भाई। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने कि तत्परता के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में किया था, किसने किया था? ऑप्शन है गैने, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का भाई क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दो कि तत्परता के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था, है ना। जल्दी से आंसर करके बता दो। गैने है, थॉर्नडाइक है, पावलोव है या स्किनर है? तो तत्परता का सिद्धांत जो आपका दिया हुआ है वो किसने दिया हुआ है? हाँ, सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, थॉर्नडाइक का दिया हुआ है। इन्होंने अधिगम के 3 नियम दिए हैं, एक आपका तत्परता का नियम दिया हुआ है, दूसरा इन्होंने अभ्यास का नियम दिया है और इसके अलावा एक आपका प्रभाव का नियम। ये तीनों नियम कैसे हैं? मुख्य नियम है और इसके अलावा 5 सहायक नियम भी दिए हैं जिन्हें हम सेकेंडरी या क्या कहते हैं, पूरक नियम के नाम से भी जानते हैं, ओके। गैने ने आपको कौन सा सिद्धांत दिया? गैने ने दिया है अधिगम की अष्ट स्तरीय अवधारणा। इन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग दी है, इन्होंने आरएस थ्योरी दी है, इसके अलावा भी कई नाम हैं इनकी थ्योरी के, पूछ दिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए आकर के भाई जल्दी से। एक सेकेंड, ग्रेट। हाँ जी, तो खाली स्थान में विचार मग्न ढंग से तथा उत्पादक रूप से चिंतन तथा साक्ष्य का मूल्यांकन शामिल होता है। ऑप्शन है गहन चिंतन, ऑप्शन नंबर बी है अमूर्त अधिगम, ऑप्शन नंबर सी है अपसारी चिंतन, ऑप्शन नंबर डी है प्रतिबिंब। तो किसमें भाई हम एक प्रॉपर, है ना, प्रोडक्टिव तरीके से और भाई विचार मग्न ढंग से हम क्या करते हैं, थिंकिंग करते हैं और इवैल्यूएट करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, है ना। हाँ, तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा क्या? फर्स्ट हो जाएगा क्रिटिकल थिंकिंग, गहन चिंतन, ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा। और आपको मैं एक चीज बता दूं, जब क्रिटिकल थिंकिंग हम करते हैं तो वहां पर हम पॉजिटिव नेगेटिव बोथ एस्पेक्ट को फाइंड आउट करते हैं, एवैल्यूएशन भी करते हैं हम, ठीक है। अमूर्त अधिगम मतलब कि बिना देखे किसी चीज को लर्न करना, सीखना। आप सारे चिंतन जब हम अलग अलग डायमेंशन से सीखते हैं। रिफ्लेक्शन का मतलब आप जानते हैं, ओके। आइए अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए भाई। मौखिक व्यवहार के लिए सहभागिता विश्लेषण तकनीक खाली स्थान के द्वारा विकसित की गई है। गैने है, ब्राउन है, हर्ट्ज है या फ्लेंडर है? बेसिकली यहाँ पर बात किसके बारे में हो रही है? तो मैं एक हिंट आपको देती हूँ, यहाँ पर बात हो रही है इसके बारे में, इंटरैक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम के बारे में, और आपको ये मैंने पढ़ाया हुआ है। तो राइट आंसर जल्दी से आप इस क्वेश्चन का कर दीजिए। हाँ, तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा फ्लैंडर, फोर्थ राइट आंसर होगा। और इन्होंने 3 घटक के बारे में बताया है इसमें, कौन कौन से? टीचर टॉक, स्टूडेंट टॉक और एक है कंफ्यूजन या साइलेंस यानी कि मौन, ओके। आइए पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट टर्म है। वेट, हाँ जी, आंसर कीजिए भाई। प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम सिद्धांत निम्न के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ऑप्शन आपके सामने है, कोहलर के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा, पावलोव के द्वारा या स्किनर के द्वारा। तो भाई ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो हमको दी गई है वो थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई है। इन्होंने बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया हुआ था। कोहलर ने इनसाइट थ्योरी दी है, वनमानुष के ऊपर प्रयोग किया है। पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग दी है, कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया है। स्किनर ने आरएस थ्योरी दी है और इन्होंने प्रयोग किया है चूहे और कबूतर के ऊपर, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए और जल्दी से आंसर कर दीजिए भाई, क्या राइट आंसर होगा?
क्रियाएं जैसे लिखना, सूची, नाम और लेबल। ओके, तो जब एक परीक्षा में इस्तेमाल करते हैं तो निम्न परीक्षण करते हैं, मतलब कि हम यहाँ पर किस चीज का यूज कर रहे हैं। ओके, अनुप्रयोग स्तर है, ऑप्शन नंबर बी है मूल्यांकन स्तर, ऑप्शन नंबर सी है ज्ञान स्तर, ऑप्शन नंबर फोर्थ है संश्लेषण स्तर। तो भाई ब्लूम की थ्योरी में जो कॉग्निटिव डोमेन है ना, वहां पर जो 5 स्टेप दिए हैं कौन कौन से, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, थर्ड करेक्ट आंसर होगा। नॉलेज लेवल का हम यूज कर रहे हैं, किसी चीज के बारे में राइट करना, लिस्ट बनाना, नाम लिखना, लेबल करना, याद रखना, है ना, उस चीज के बारे में पता होना, ये सब ज्ञान स्तर में आते हैं। इम्प्लीमेंट, जब हम उसी चीज को यूज करेंगे, अप्लाई करना। इवेल्युएट, मतलब किसी चीज को हम वैल्यू कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वहां पर इवेल्युएशन यूज करते हैं। संश्लेषण में किसी चीज को हम कंपाइल कर रहे हैं, है ना, संक्षिप्त हम कर रहे हैं, तो ये चीज होती है संश्लेषण स्तर में। ओके, समराइज कर रहे हैं यहाँ। ओके, अगला देखिए आकर के, पुरस्कार और दंड निम्न में से किस रूप में कार्य करते हैं। तो ऑप्शन है बाह्य प्रेरणा के रूप में। ऑप्शन, आप लोग आंसर करते रहिए और प्लीज सेशन को एक बार शेयर भी कर दो, और हाँ लाइक भी कर दो आप लोग जल्दी से इसको। ओके, लाइक कर दो और शेयर कर दो, एक बार सबको बुला लो भाई, इतने कम लोग क्यों रहते हैं, एमपीएड का एग्जाम तो बहुत से बच्चों को देना है ना। तो पुरस्कार और दंड निम्न में से कैसे काम करते हैं। ऑप्शन है बाह्य प्रेरणा के रूप में, या बी है आंतरिक प्रेरणा के रूप में, या सी है उपलब्धि प्रेरणा के रूप में, या डी है क्षमता प्रेरणा के रूप में। तो पुरस्कार और दंड निम्न में से किस तरह से काम करते हैं। हाँ जी, तो पुरस्कार और दंड आ जाते हैं किसमें, बाह्य प्रेरणा में। जब कोई वस्तु हमको मिल रही है ना, या कोई चीज, कोई भौतिक चीज है, तो ये किसमें आते हैं, ये बाह्य प्रेरणा में आते हैं, एक्सटर्नल। और आंतरिक में क्या होगा, जो चीज हमें इंटरनली मोटिवेटेड करे काम करने के लिए, जैसे कि हमारी भूख, प्यास, नींद, इनके लिए हमारा व्यवहार खुद ही उत्तेजित होता है ना, तो ये आंतरिक प्रेरणा में आता है। अच्छा, अचीवमेंट मोटिवेशन जो थ्योरी है, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया है, मैक्लीलैंड ने दिया है। हम सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं, और डीसी मैक्लीलैंड ने जो आपको अचीवमेंट थ्योरी दी है, जिसे हम त्रिमांग के नाम से जानते हैं, त्रिमांग का सिद्धांत डीसी मैक्लीलैंड ने दिया है। इन्होंने 3 चीजों के बारे में बात करी है, एक क्या है, एक है उपलब्धि, ठीक है, अचीवमेंट, दूसरा क्या है संबंधन, एप्लिएशन, और तीसरा क्या है शक्ति। ओके, तो ध्यान रखना, शक्ति या सत्ता जिसे, है ना। चलिए अगला देखिए और आंसर कीजिए भाई। आर्मस्ट्रॉन्ग खाली स्थान के मुख्य प्रतिपादक थे। ऑप्शन है आपके सामने, समस्या हल विधि, प्रदर्शन विधि, या थर्ड है अनुमानी विधि, या फोर्थ है प्रोजेक्ट मेथड। तो भाई आर्मस्ट्रॉन्ग किसके जनक है, ह्यूरिस्टिक मेथड है, डेमोन्स्ट्रेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, प्रोजेक्ट मेथड है। हाँ जी, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आर्मस्ट्रॉन्ग ने आपको दी हुई है कौन सी, ये बहुत इजी, सबको पता है। तीसरा राइट आंसर होगा ह्यूरिस्टिक मेथड, अनुमानी विधि, या जैसे हम खोज विधि के नाम से भी जानते हैं, या जैसे हम अन्वेषण विधि के नाम से भी जानते हैं। तो खोज विधि तो हो गई आर्मस्ट्रॉन्ग की, पर अगर खोज अधिगम के बारे में बात करें तो किसने दिया है खोज अधिगम। हाँ, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जेरोम ब्रूनर हो जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड किसने दिया है, आप मुझे आंसर करेंगे। अगला मैं आपसे पूछूंगी कि आप मुझे बताएंगे प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया हुआ है। ओके, कमेंट बॉक्स में प्लीज आंसर कीजिए। अगला क्वेश्चन है, मानव युग्मनज यानी कि ह्यूमन जाइगोट में कितने क्रोमोसोम होते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 21 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 46 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, या 42 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। तो ह्यूमन जाइगोट कितने उसको कंटेन करता है, क्रोमोसोम को। हाँ जी, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 23 जोड़ी पे, है ना, होते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, पर नंबर्स में बात करें तो 46 होते हैं इन नंबर्स यानी कि संख्या में, जिसमें 23 होते हैं मेल और 23 होते हैं फीमेल। ओके, XX क्रोमोसोम होता है, XX क्रोमोसोम फीमेल में, XY होता है मेल में। जेंडर कौन सा होगा, मेल, लड़का होगा लड़की होगी,
ये कौन डिटर्मिनेट करता है? ये मेल डिटर्मिनेट करता है, ठीक है। लिंग का निर्धारण पुरुष करता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका फर्स्ट हो जाएगा। आंसर कीजिए अगले क्वेश्चन का, देखिए आकर के। शब्दों के दोहरे अर्थ के कारण संचार में होने वाली बाधाएं, मतलब जब कोई हम शब्द बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं जिसके डुअल मीनिंग, डबल मीनिंग निकल करके आता है, तो इससे कौन सी बाधा उत्पन्न हो सकती है ना? संचार के लिए शैक्षिक बाधा, या संचार के लिए मनोवैज्ञानिक बाधा, या संचार के लिए शब्दार्थ बाधा, या संचार के लिए पर्यावरणीय बाधा। तो भाई कोई जब चीज हम बोलते हैं जिसके दो अर्थ निकले, डबल मीनिंग निकले, डुअल मीनिंग निकले वर्ड का, तो क्या होगा? मतलब कम्युनिकेशन में फिर अर्थ है ना, वो गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? कोई शैक्षिक, कोई मनोवैज्ञानिक, ये तो बात की चीजें हो जाएंगी, पड़ेगा इफेक्ट, लेकिन फर्स्ट हमारा सिमेंटिक बैरियर, सॉरी कम्युनिकेशन, मतलब कि शब्दार्थ बाधा। ओके, राइट आंसर थर्ड हो जाएगा आपका। शब्दों के अर्थ को जो स्टडी वगैरह करते सिमेंटिक में आएगा, ठीक है, और दोहरा अर्थ निकल रहा तो बाधा इसी में पहुंचेगी। अगला क्वेश्चन देखिए आकर के। एरिक्सन का मानना था कि स्वस्थ विकास निम्न पर निर्भर करता है: पुरुष और स्त्री तत्वों के बीच एक संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट, या समस्वरित और विषम स्वरित प्रवृत्तियों के बीच एक संघर्ष, या एक अनसुलझा इलेक्ट्रा मनोग्रंथि, या फोर्थ है एक अनसुलझा एडिपस मनोग्रंथि। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए कि स्वस्थ विकास किस पर निर्भर करता है। देखो कॉन्फ्लिक्ट तो इन्होंने दिए हैं, द्वंद्व तो इन्होंने दिए हैं, लेकिन पुरुष और स्त्री तत्वों के ऊपर नहीं दिया है। इलेक्ट्रा वगैरह आपका फ्राइड की टर्म है, बेबी गर्ल में पाई जाती है। ओडिपस सॉरी फ्राइड की टर्म है, बेबी बॉय में पाई जाती है। लेकिन जो इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट बताए हैं, ठीक है, एक समस्वरूप एक विषम स्वरूप, जैसे नहीं कि विश्वास बनाम अविश्वास, है ना, या पहल बनाम अपराध बोध। ओके, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ही है आपके। तो राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा यहाँ पर। ओके, अगला देखिए आकर के भाई। चिंतन अनिवार्य रूप से, ऑप्शन है एक भौतिक घटना है, ऑप्शन नंबर बी है एक ज्ञानात्मक गतिविधि है, और ऑप्शन नंबर थर्ड है एक मनोप्रेरणा प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर फोर्थ है एक प्रभावशाली व्यवहार है। तो चिंतन भाई क्या है? थिंकिंग इज सॉरी एसेंशियली व्हाट? आंसर कीजिए जल्दी से। चिंतन क्या है? चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? चिंतन एक कॉग्निटिव एक्टिविटी है, ज्ञानात्मक पक्ष है, एक स्टेटमेंट है जिसका नाम है क्या कहते हैं, चिंतन मानसिक क्रिया का मानसिक पक्ष का मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पक्ष है। ये स्टेटमेंट किसका है? हाँ, तो ये स्टेटमेंट जो आपका है वो किसका है? रॉस का है। ओके, करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा सेकंड। ओके, कोई भौतिक मनोप्रेरणा या प्रभावशाली व्यवहार नहीं है। अगला देखिए आकर, ये काफी बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ये ग्रेड 2 में भी यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। तो स्मृति विज्ञान क्या है भाई? आर्थिक सहायता है, स्मृति सहायता है, जादुई शब्द है, या सैद्धांतिक चरण है? अब एक चीज आपको और बता दूं, आज ग्रेड 1 के पेपर जो भी थे आपके, क्योंकि एक पेपर में 15 क्वेश्चन होते ग्रेड 1 के, ओके, पेडागोजी से, वो आज कंप्लीट हो गए। मैंने 2-2 पेपर करा दिए आपको, ज्यादा पेपर नहीं थे हाई स्कूल लेवल के। अगली बात ये कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे कि पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, लर्निंग, है ना, या मेमोरी आपका हो गया, तो ये सब मैं क्वेश्चंस अभी कल से स्टार्ट कर दूंगी। ओके, तो आप लोग 10:30 बजे वाली क्लास को मिस ना करें, और आपके उधर ग्रेड 2 के पेपर चल रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दूसरा। स्मृति सहायक होते हैं, स्मृति विज्ञान, जैसे स्मृति सहायक का मतलब होता है जैसे राइमिंग हम करते हैं, है ना, राइमिंग से जल्दी याद हो जाता है। चंकिंग है, तोड़ तोड़ करके याद करना। ओके, प्राइमिंग आपका हो गया, तो इन सब चीजों से हम जल्दी याद कर पाते हैं। ओके, तो राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए। जांच की द्वंद्वात्मक पद्धति के मूल का पता इनके समय से लगाया जा सकता है। तो बर्टिंड रसल है, प्लेटो है, अरस्तु है, सुकरात है। मतलब जो इंक्वायरी आपका है ना, द्वंद्वात्मक पद्धति के बारे में बात करें तो मतलब कि जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं, ठीक है, तो वहां पर जो इंक्वायरी हम करते हैं, और ये किन के टाइम से हम करते आ रहे हैं ऐसा। ओके, तो भाई राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सुकरात। इनके टाइम से ये चीजें होती आ रही हैं। ओके, शुरुआत से ही, ओके, आदर्शवादियों के टाइम से।
हालांकि मेन आपका नाम इनका आ जाएगा इसमें, आदर्शवादियों में आता तो ये भी है पर ये नहीं आएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को समर्थित करता है। अब तुमने देखा होगा भाई, ये क्वेश्चन सीटेट में भी पूछा गया है ना। ये जो क्वेश्चन है वो सीटेट में पूछा गया है। तो अब तुम सोचो कि अलग अलग स्टेटेट हमें कैसे हेल्प करता है। ओके, तो अब मैं एक काम करूंगी, जब सीटेट में ये क्वेश्चन बना है और एमपी टेट के ग्रेड 1 में भी बना है, तो एक काम और मैं स्टार्ट करूंगी अभी। वो क्या है कि ग्रेड 2 के पेपर हो रहे हैं खत्म आपके। ओके, ग्रेड 1 का पेपर खत्म हो गया है। मैं चैप्टर वाइज यहाँ पर आपको कराऊंगी कल से। ओके, अभी हम अपने यूट्यूब पे मैं आपको कराऊंगी वहां पर सीटेट के पेपर, ठीक है, क्योंकि वो भी समहाउ आपको हेल्प जरूर करेंगे। ओके, आप सीधा क्वेश्चन यहाँ से देख रहे हैं, एकदम डिट्टो वही क्वेश्चन है सीटेट में पूछा गया आपका। ओके, तो भाई सभी बुद्धिमत्ताएं एक दूसरे के समान होती हैं। ऑप्शन नंबर बी है, बुद्धि विश्लेषणात्मक, रचनात्मक और व्यवहारिक बुद्धिमत्ता की एक अंतःक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी है, एक कक्षा में सभी बुद्धिमत्ताओं को ढालना असंभव है। या ऑप्शन नंबर फोर्थ है, विभिन्न बुद्धिमत्ताएं प्रकृति में पदानुक्रमिक होती हैं। ओके, चलिए, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। देखो इसके बारे में बात तो किसने करी हुई है, जल्दी से आंसर कर दीजिए भाई। हाँ, विश्लेषणात्मक, रचनात्मक, व्यवहारिक, क्योंकि ये तो स्टर्नबर्ग हो गए आपके। ओके, स्टर्नबर्ग आ जाएंगे। एक कक्षा में सभी बुद्धि, भाई संभव है हम हर एक बुद्धि को वो कर सकते हैं, ये भी हो गया। ये बर्टम वर्नन ने इसके बारे में बात करी है। ओके, तो सभी बुद्धिमत्ताएं एक दूसरे के समान होती हैं, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या जाना चाहिए, है ना, मतलब कि रिलेट कर पाती हैं, है ना, आपस में रिलेट करते हैं आईक्यू, तो फर्स्ट आंसर होना चाहिए यहाँ पर जो आंसर लिया गया है यहाँ पर, तो वो आंसर इन्होंने लिया है इस वाले को। ओके, बी को आंसर माना है एमपी टेट ने, बट जो राइट आंसर होना चाहिए वो आपका यहाँ पर ये होना चाहिए। ओके, अगला देखिए यहाँ करके, क्योंकि सब आपस में रिलेट करती हैं, आपस में जुड़ी हुई होती हैं। अधिगम की प्रक्रिया में निम्न में से क्या स्वाभाविक महत्वपूर्ण है। बच्चे की आर्थिक स्थिति, बच्चे की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, अधिगम की शैली या बच्चे का परीक्षा परिणाम। मतलब लर्निंग की प्रोसेस जब होगी तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आर्थिक स्थिति, है ना, या कल्चर हमारा क्या है, या रिजल्ट, या बच्चे का लर्निंग स्टाइल कैसा है ना, कैसे वो सीखता है। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, हाँ जी, तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट होगा वो बच्चे का लर्निंग स्टाइल इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका थर्ड हो जाएगा। ओके, आइए अगले क्वेश्चंस को देखिए और अटेम्प्ट कीजिए। एक बार शेयर कर दो जल्दी से इसको, है ना, एक बार ही आप इसको जरूर शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी इन सब चीजों को, पूरी एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। ओके, आप देख लीजिएगा उसको। ओके, कोई भी वीडियो छूटेगा नहीं, क्योंकि कई सारे वीडियोस है तो उसमें मिस ना हो जाए, तो इसके लिए एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। ओके, एमपी टेट प्रैक्टिस, सॉरी सीडीपी प्रैक्टिस बाय मोनिका। ओके, मिल जाएगी यहीं पे। बेसिकली डिसलेक्सिया ये कैंसिल हुआ है, और ये गलत है भी क्वेश्चन, वैसे मैं इसको आपको करेक्ट करा देती हूँ, बता देती हूँ राइट क्या होगा इसका, वेट अ मिनट। हाँ जी, तो डिसलेक्सिया सामान्य रूप से किस अक्षमता से संबंधित है, खेलने, गायन, लिखने, बोलने। नंजी, क्योंकि डिसलेक्सिया होता है रीडिंग डिसेबिलिटी। ओके, तो यहाँ पर पठन विकार ये होगा, राइट आंसर इसका पठन विकार होना चाहिए। ओके, ऑप्शन में है नहीं आपके पास में। अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए जल्दी से। भाषा विकास में पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के बीच प्राथमिक अंतर क्या है। ये क्वेश्चन भी सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, सीटेट में ये प्रश्न भी बना हुआ है आपका। चलिए, तो आप लोग हाँ या ना में करते रहना, तो आंसर निकल आएगा, क्योंकि बड़ा सा क्वेश्चन है। वाइगोत्स्की ने तर्क दिया कि विचार भाषा पर निर्भर होता है, विचार भाषा पर। पियाजे ने कहा कि विचार भाषा के लिए आवश्यक नहीं है। तो भाई गलत लिखा है यहाँ पर, भाषा विचार, भाषा पहले विचार बाद में, भाषा विचार पर, विचार भाषा पर निर्भर करते हैं। हाँ ठीक है, ओके, उल्टा मैंने कर दिया, इसको छोड़ दो, हाँ या ना। ओके, बताइएगा। अगला है, वाइगोत्स्की ने तर्क दिया कि विचार भाषा पर निर्भर करता है। ओके, विचार भाषा मतलब लैंग्वेज डोमिनेंट होगी और थॉट बाद में आएंगे, ठीक लिखा है। लेकिन यहाँ कहा है कि पियाजे ने तर्क दिया कि भाषा विचार पर निर्भर करता है, भाषा विचार पर निर्भर करती है। अब मुझे आप बताएंगे कि क्या ये स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है, भाषा विचार पर निर्भर करता है। ओके, बताइएगा। ओके, तो देख लीजिए आप लोग, बाद में आंसर में पूछूंगी आपसे, है ना। अगला देखिए आकर के, यहाँ पर कह रहे कि पियाजे ने तर्क दिया विचार भाषा पर निर्भर है, मतलब जो विचार है वो भाषा पर निर्भर है। तो इन्होंने तो कहा है कि थॉट पहले और फिर लैंग्वेज आएगी।
है ना, भाषा विचार पर निर्भर है। यहाँ पर कह रहे हैं कि भाषा विचार पर निर्भर करती है, मतलब यहाँ पर भी फिर वो उल्टा स्टेटमेंट हो गया दोनों का, है ना, आपस में एक्सचेंज हो गया। यहाँ कह रहे हैं कि भाषा और विचार के संदर्भ में वाइगोत्स्की और पियाजे का कोई अंतर नहीं है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसके अलावा यहाँ पर क्या है कि आवश्यक नहीं है, ये भी गलत है ना। वाइगोत्स्की ने तर्क दिया हुआ है कि विचार भाषा पर निर्भर है, सही लिखा है, विचार भाषा पर निर्भर है, मतलब कि लैंग्वेज पहले और थॉट बाद में। इन्होंने कहा है कि भाषा विचार पर निर्भर है, यानी कि थॉट पहले लैंग्वेज बाद में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, सॉरी हाँ बी हो जाएगा। अगला देखिए आकर के, गुणों का परिमाणन और परिणाम की व्याख्या निम्न है। ओके, तो भाई मापन का दूसरा चरण या मापन का पहला चरण या मापन का तीसरा चरण या मापन का अंतिम चरण। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जो गुणों का क्या कहते हैं, परिमाणन, ठीक है, मतलब एट्रीब्यूट। ओके, तो कौन सा चरण है, कौन सा स्टेप है आपका, तो ये लास्ट है। ओके, तो फोर्थ राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा द लास्ट स्टेप ऑफ मेजरमेंट। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए आकर के भाई, निम्नलिखित में से कौन सी द्विमार्गी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, टू वे, है ना। चलो, तो भाई सामूहिक चर्चा या दृश्य श्रव्य प्रस्तुति या कंप्यूटर सहायक निर्देश या भाषा प्रयोगशाला। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, टू वे टीचिंग लर्निंग कम्युनिकेशन, है ना, बातचीत, लैंग्वेज लैब हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर फोर्थ हो जाएगा। ओके, अगला आई चलिए, पहला लग रहा होगा लेकिन इसका राइट आंसर फोर्थ होगा बेटा। संवेदिक पेशी अवस्था में बच्चे किसमें सक्षम नहीं होते हैं, सजगता प्रदर्शित करने में, मोटर समन्वय में, मोटर कोऑर्डिनेशन, संवेदित उत्तेजन रखने में, प्रतीकात्मक संबंध बनाने में। तो भाई राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर करके बताइए, क्लास को शेयर भी कर दीजिए। हाँ जी, तो करेक्ट आंसर होगा, देखो रिफ्लेक्सेस दिखाते मूल प्रत्यात्मक व्यवहार है, कोऑर्डिनेशन है, सेंसस के माध्यम से, ये सब चीजें होती है, लेकिन प्रतीकात्मक संबंध ये आपका चला जाएगा किसमें, प्री ऑपरेशनल में चला जाता है, तो 2 से 7 साल में चला जाता है। तो नहीं के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अगला देखिए आकर के, पियाजे के विकास सिद्धांत में संज्ञानात्मक असंतुलन को किस रूप में हम जानेंगे। ओके, तो भैया संज्ञानात्मक विसंतुलन है, संज्ञानात्मक स्कीमा है, आत्मसात है, एकोमोडेशन है, मतलब कि कॉग्निटिव इम्बैलेंस, है ना। स्कीमा तो भाई पैकेट ऑफ नॉलेज है, एसिमिलेशन जब हम हूबहू नॉलेज को ऐड करते रहते हैं, राइट आंसर कीजिए, है ना। एकोमोडेशन जब हम संशोधित करते हैं, और जानकारियों के बीच में या एसिमिलेशन एकोमोडेशन के बीच में संतुलन का काम कौन करता है, साम्य धारण करता है। लेकिन बात करने की आपका असंतुलन है, इम्बैलेंस है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए। दृष्टिकोण, मूल्य और रुचि, एटीट्यूड, वैल्यू, इंटरेस्ट, कौन सा डोमेन को रिफ्लेक्ट करते हैं आपके, संरचनात्मक है, संज्ञानात्मक है, साइकोमोटर है, भावात्मक है। आंसर कीजिए। देखिए आकर के मैं आपको बता दूं सीधी सी बात, डोमेन 3 होते हैं, कौन कौन से हैं, एक कॉग्निटिव डोमेन है, एक आपका साइकोमोटर है, अफेक्टिव है। 3 डोमेन दिए हैं ब्लूम ने, तो इनको तो ऐसे ही आउट करो भैया यहाँ से। ओके, कॉग्निटिव, अब मैं आपको और बताती हूँ, है ना, आप इनको रिलेट करो। कॉग्निटिव हेड, है ना, हैंड, और आपका क्या हेड, हैंड, हार्ट। ओके, तो एटीट्यूड, वैल्यूज, इंटरेस्ट, फीलिंग्स किसके साथ में जुड़े हैं, फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा अफेक्टिव डोमेन यहाँ पर। ओके, चलिए सारी चीजें अच्छे से लर्न करते रहो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, और प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। ओके, मतलब कि जो थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग है वो किसने भाई पुट की थी, किसने दी थी, हल है, बंडूरा है, वॉटसन है, या स्पीयरमैन है। तो सोशल लर्निंग यानी कि हम नकल करके भाई सीखते हैं, दूसरों को ऑब्जर्व करके हम सीखते हैं, है ना। बेबोडॉल एक्सपेरिमेंट किया हुआ था, वो सब किसका है, आंसर कर दीजिए जल्दी से। तो राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, बंडूरा। हल ने आपको दिया है नीड रिडक्शन थ्योरी दी है, गोल ग्रेडियंट कॉन्सेप्ट दिया हुआ है,
वॉटसन आपके बहिदर्शन विधि या व्यवहारवाद के जनक हैं। इसके अलावा SOR के प्रस्तावक भी हैं। स्पीयरमैन ने बुद्धि का आपको द्विकारक सिद्धांत दिया है, साथ में त्रिकारक सिद्धांत भी दिया हुआ है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए और जल्दी से आंसर कर दीजिए भाई, क्या राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन उस प्रक्रिया का इस्तेमाल करता है जिसमें व्यक्ति को एक चिकित्सीय स्थिति के दौरान एक भूमिका को निभाने के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो भाई कार्ल युंग है, कार्ल रॉजर्स है, सिगमंड फ्रायड है या जॉर्ज कैली है। निम्नलिखित में से उस प्रक्रिया का इस्तेमाल करता है जिसमें व्यक्ति को एक चिकित्सीय स्थिति के दौरान एक भूमिका को निभाने को कहा जाता है, बेसिकली इन एक्ट अ रोल, है ना। अच्छा, आंसर कीजिए मुझे जल्दी से आप लोग, है ना, राइट आंसर यहाँ पर, क्योंकि कंफ्यूजन आपका क्रिएट होने लगा होगा यहाँ पर। दो तो आपके जाएंगे नहीं, ठीक है, आप दो तो आउट कर ही लिए होंगे, लेकिन आप कंफ्यूज हो गए होंगे। तो आंसर करो इस वाले क्वेश्चन का, राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बता दो। पहला मुझे ये बताओ, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी किसने दी हुई है ना। क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी किसने दी है, जल्दी से आंसर कीजिए भाई। हाँ, तो ये तो आपका चला जाएगा किसमें, कार्ल युंग ने दिया हुआ है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें इनके बारे में, तो इन्होंने कॉग्निटिव क्लिनिकल साइकोलॉजी दी है जॉर्ज कैली ने। ठीक है, इन्होंने क्या दिया हुआ है, क्लिनिकल साइकोलॉजी दिया है। वहां पर इन्होंने इस टर्म का यूज किया कि चिकित्सीय स्थिति में, है ना, एक भूमिका को निभाने का कहा जाता है क्लाइंट को। तो राइट आंसर यहाँ पर फोर्थ हो जाएगा, जॉर्ज कैली। ओके, बाकी इस क्वेश्चन को एक बार देख लूंगी कि राइट आंसर इसका फर्स्ट तो नहीं जाएगा। ओके, करेक्ट आंसर फोर्थ इसका हो जाएगा, क्योंकि ये एक आपके अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जॉर्ज कैली। ओके, और ये फादर कहे जाते हैं किसके, क्लिनिकल साइकोलॉजी के, नैदानिक मनोविज्ञान के। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि नैदानिक मनोविज्ञान के जनक भाई कौन है, तो आप आंसर कर देंगे क्या, जॉर्ज कैली। ठीक है, सिंपल सा आंसर होगा, और वहीं पे इन्होंने यूज किया हुआ है अपना ये, है ना, पूरा जो दिया हुआ है नैदानिक मनोविज्ञान में। चलिए अगला देखिए आकर के जल्दी से तो अगला क्या है आपका, एक उपलब्धि परीक्षण आयोजित करने का उद्देश्य सिवाय इस कारण को छोड़कर अन्य सभी के लिए होता है। मतलब कि हम उपलब्धि परीक्षण जो है ना करते हैं, वो हम क्यों करते हैं, क्या रीजन है उसको करने का। ओके, तो जल्दी से आंसर कर दीजिए भाई, क्या राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जल्दी से आंसर करो। तो उद्देश्यों के लेखन के लिए, शिक्षण रणनीतियों के संशोधन के लिए, शिक्षकों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए, या शिष्य को परिणाम के ज्ञान के माध्यम से प्रेरित करने के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, हम उपलब्धि परीक्षण को चेक करते हैं कौन सा एक्सेप्ट, मतलब कि किसके लिए नहीं करते हैं। तो हम चाहे ना, हम इसीलिए करते हैं कि बच्चा कितना सीख रहा है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो हम इन चीज़ों को चेंज कर सकें। ठीक है, बच्चों की, है ना, इवेल्युएट करने के लिए। ओके, ये चीज़ भी आपकी हो जाएगी ज्ञान के माध्यम से प्रेरित करने के लिए, पर उद्देश्य के लेखन के लिए नहीं हम यूज करते हैं। पर आपका फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला देखिए आकर के भाई, कोलबर्ग के अनुसार एक शिक्षक, एक सेकेंड एक क्वेश्चन जा रहा है क्या, सही है, चलो। तो ये भी क्वेश्चन आपका किसी अदर स्टेट में पूछा गया है, आई गेस सीटेट में या यूपी टेट में बना हुआ है। कोलबर्ग के अकॉर्डिंग एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों को ऐसे सिखा सकता है। तो ऑप्शन है आपके बी, सामान्य व्यवहार के लिए अधिक सजा लागू करके, या ऑप्शन नंबर बी है धार्मिक शिक्षाओं पर महत्व दे करके, या ऑप्शन नंबर सी है उन्हें नैतिक मुद्दों पर चर्चा में शामिल करवा के, या ऑप्शन नंबर फोर्थ है नैतिक विकास पर अतिरिक्त कक्षाएं लेकर के। तो मतलब बच्चों में अगर हमें मोरल वैल्यूज को लेकर के आना है, तो सिर्फ महत्व दे करके, है ना, या उन्हें एक्स्ट्रा क्लासेस दे करके या पनिश करके नहीं, क्या करना चाहिए भाई, डिस्कशन करना चाहिए हमें मोरल वैल्यूज पे। तो थर्ड करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी धीमे विद्यार्थी का अभिलक्षण नहीं है, स्लो लर्नर का एक क्वालिटी नहीं है। तो ध्यान की अल्पावधि, सीमित शब्दावली, रुचि का सीमित परास, या अमूर्त चिंतन। ओके, तो भाई स्लो लर्नर का कौन सा क्वालिटी नहीं है, जल्दी से आंसर कर दीजिए। हाँ, ध्यान की मतलब कम समय के लिए रिटेन कर पाएगा, है ना, वोकैब्स भी कमी होंगे, इंटरेस्ट भी बहुत लो होता है, कम होता है, लिमिटेड। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ये प्रतिभाशाली बालकों के लिए होता है। फोर्थ राइट आंसर होगा, स्लो लर्नर का कोई एक आपका, है ना, फीचर नहीं है। तो फोर्थ ये प्रतिभाशाली बच्चों के लिए है। ओके, ये क्रिएटिव चाइल्ड के लिए है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण पूरी तरह मौखिक परीक्षण है, टोटली वर्बल टेस्ट है।
ओके, विषय आत्मबोधन परीक्षण, इंक ब्लॉट टेस्ट या व्यक्तित्व प्रश्नावली या संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण। तो मतलब कि जहां पर सिर्फ मौखिक रूप से पूरा प्रयोग होता है, आंसर कर दीजिए, मतलब एक प्योरली। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर करके बताइए भी जल्दी से। हाँ, जो व्यक्तित्व प्रश्नावली है, इन्वेंटरीज होती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं। ओके, तो ये टोटली मौखिक परीक्षण आपका होता है, कोई एक्टिविटी कुछ भी नहीं लिया जाता है। ओके, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर थर्ड हो जाएगा। ओके, ये प्रोजेक्टिव टेस्ट में है, ये भी प्रोजेक्टिव टेस्ट है पर्सनालिटी का, ये आपका आता है इंटेलिजेंस में। ओके, अगला देखिए आकर के भाई, निम्न में से कौन सा विकास सिद्धांत इस पर निर्भर करता है कि बच्चे दूसरों के आचरण का अवलोकन करके तथा नकल करके सीखते हैं? तो ऑप्शन है प्रयत्न त्रुटि अधिगम, या ऑप्शन नंबर आपका अगला है चिर प्रतिष्ठित अनुकूलन, या ऑप्शन नंबर तीसरा है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, या और फोर्थ है क्रिया प्रसूत अनुकूलन। मतलब कि हम दूसरों को देख करके नकल करके हम लर्न करते हैं चीजों को। ओके, तो आंसर करो भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर थर्ड होगा, सोशल लर्निंग थ्योरी, है ना। बंडूरा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एमपीटेट के लिए, बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये ऑब्जर्वेशन हम 4 स्टेप पे करते हैं, है ना। कौन कौन से? अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। इसका सीक्वेंस भी पूछा जाता है, आपको सीक्वेंस में ही याद रखना होगा। ये दी है थॉर्नडाइक ने, क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी है? तो ये दी है पावलाव ने, क्रिया प्रसूत ये किसने दिया हुआ है? ये दिया हुआ है स्किनर ने। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए आकर के भाई। कुशाग्र बुद्धि वाले विद्यार्थियों को निम्न के माध्यम से भली भांति प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो ऑप्शन है रणनीतियों में नयापन ला करके, मतलब जो बच्चे बहुत ब्राइट होते हैं, ओके, तो उन्हें हम कैसे इनकरेज कर सकते हैं? तो हाँ, ऑप्शन है रणनीतियों में नयापन ला करके, या आपका उन्हें त्वरित प्रतिक्रिया दे करके, या भाई उन्हें कक्षा में अलग थलग करके, या क्या कहते हैं उनकी आकांक्षाओं के स्तर एवं जीवन के उद्देश्यों का उत्थान करके। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दीजिए भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दो। हाँ, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम है ना, राइस अलग थलग करना, तुरंत फीडबैक देना, नयापन लाकर नहीं, हम अच्छे से प्रोत्साहित उन्हें कब कर पाएंगे? जब यहाँ पर उनके जो है ना एस्पिरेशन लेवल है, गोल ऑफ लाइफ है, इसको हम क्या कर पाएंगे? हम इनहेंस कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपकी हो जाएगी यहाँ पर राइट आंसर। एक सेकेंड, चलो, तो हाँ, एक मुझे वो क्वेश्चन में डाउट है, जो केली वाला क्वेश्चन था, ठीक है, उसमें कार्ल रोजर्स भी लग रहा है। बाकी मैं एक बार इस क्वेश्चन को सर्च करके आपको करेक्ट आंसर कर दूंगी। ओके, वो थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन मुझे लग रहा है, बाकी मैं देखती हूँ क्या राइट आंसर होगा, और मुझे याद भी दिला देना उसके बारे में कि वो बताना है आपको। ओके, चलिए, तो हाँ, इससे पहले की भी जो क्लासेस हुई हैं उनको भी आप लोग जरूर देखिए। ओके, बाकी आप लोग क्या करेंगे, पूरी जो प्लेलिस्ट बनी है उसके सारे क्वेश्चन देखिए, और कल से यहाँ पर स्टार्ट होंगे जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, उनको मैं कवर कराऊंगी। और हाँ, मतलब थ्योरी नहीं, सॉरी, उनके चैप्टर वाइज एमसीक्यूज होंगे। तो कल का जो चैप्टर है वो है आपका स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, आप पढ़ के आएंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को, मैं कल एमसीक्यूज आपको 10:30 बजे यहीं पे कराऊंगी। ओके, चलिए, तो ये तो चीजें आपकी हो गई। बाकी आप लोग क्या करेंगे, पढ़ते रहिए। ओके, बाकी आपको जितनी भी जहां पर भी दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में आप लिख दिया करिए कि यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम आ रही है, मैं बाकी चेक करके आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। और अब हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में, ठीक है, कल शाम को रात को 10:30 बजे। बाकी तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, प्लीज सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा। बाकी आप लोग इनको जरूर अपने दोस्तों के साथ में, है ना, शेयर कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, अपना अपना ध्यान रखिए, गुड नाइट।